नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फिक्स कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने जब अपना कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है तो उसका जो सबसे अहम पार्ट होता है कि हमने उसकी कॉस्ट क्या, उसका प्राइस क्या फिक्स करना होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके स्टार्टअप के लिए और आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्राइसिंग अच्छे तरीके से नहीं की है तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने ओवर प्राइस कर दिया तो आपको कुछ बचेगा नहीं, आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन तय किया होगा वो नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से जो प्राइस है वो आपको इस तरह से फिक्स करना होगा कि जो आपके कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो और जो आपकी कोर है, जो आपके बिजनेस का एजेंडा है, बेस है, उसके साथ भी जस्टिस हो। और यहाँ पे कुछ फैक्टर आते हैं जो कि आपकी प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग। सो उनमें सबसे पहले आता है डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग क्या है और इसमें कुछ सब स्टेप्स आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि इंडस्ट्री बेंचमार्क्स क्या हैं, और उसके बाद आता है कंपीटिटिव एनालिसिस, और थर्ड स्टेप जो आता है कि मार्केट कैसी है, कि मार्केट का नेचर कैसा है और प्रोडक्ट कैसे कैसे सेल हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम रियल एस्टेट में देखते हैं कि जब हम कोई भी नई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके साथ वाली प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सप्लाई कितनी आ रही है मार्केट में और डिमांड कितनी आ रही है। और जैसे जैसे हम ये फैक्टर्स डिस्कस कर जाते हैं, हमारी मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ती जाती है और इसे हम कहते हैं डेटा गैदरिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। आपको देखना होता है कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उस पर मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है। और यहाँ पे आपको अपनी कॉस्ट में देखना होता है कि कितनी मेरी लैंड कॉस्ट आ रही है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है, कितना मार्केटिंग कॉस्ट आ रहा है, सप्लाई कॉस्ट कितना आ रहा है, सेल्स कॉस्ट कितना आ रहा है। सो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं ये आपको डिटरमाइन करने होते हैं कि आपको अपनी कॉस्ट फिक्स करते समय, आपको प्राइस फिक्स करते समय आपकी जो लागत होती है वो प्रोडक्ट को बनाने पे वो भी फिक्स करनी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बात बताने जाऊंगा, नो फेयर कॉस्टिंग इज इक्वल टू नो फेयर प्राइसिंग। कि अगर आपकी कॉस्टिंग अच्छे से नहीं होगी, आपने ये नहीं देखा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो आप कभी भी अपना जो प्राइस है वो एक सही और अपना प्रॉफिटेबल प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका प्राइस फिक्स करते समय अपनी कॉस्ट भी डिटरमाइन करने की बहुत ही आवश्यकता है। और यहाँ पे एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि अ रैंडम प्राइसिंग नेवर ब्रिंग्स यू प्रॉफिट। कि जब आप एक रैंडम प्राइस फिक्स कर देते हैं, लाइक मैंने बिना कुछ एनालिसिस किए एक रैंडम प्राइस फिक्स कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी उस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो कितने आए हैं, तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दे सकता वो प्रोडक्ट। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि कॉस्ट इज नॉट द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर। कि जो कॉस्ट है ये सिर्फ एक ओनली फैक्टर नहीं है जो हमें डिटरमाइन करने की जरूरत है। हमको ये भी देखना होता है जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में वो कस्टमर की लाइफ में कितनी वैल्यू क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ज़ोहो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का। वो सॉफ्टवेयर आपको इतना कैपेबल कर देता है कि आप खुद अपने आप के अकाउंटेंट बन सकते हैं, कि आपको किसी भी अकाउंटेंट को या सीए को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप ही अपना जो है टीडीएस फाइल करना है, कोई भी आरटीआर फाइल करनी है या जीएसटी पे करना है, वो खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखना ये है कि अगर ज़ोहो ने अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हमें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया, कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया है, कि उनका जो सर्वर कॉस्ट भी है वो भी बहुत कम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो जो अपना प्रोडक्ट है कम रेट पे देंगे, कि कस्टमर्स को वो अपना प्रोडक्ट है जो अपना सॉफ्टवेयर है वो कम रेट पे देंगे। वो ये नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि मैंने अपना जो प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है, अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया है, उससे कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू बढ़ी है। कि जैसे उन्होंने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करके उसकी जो अराउंड 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की स्पेंडिंग्स थी वो बचा दी है, कि अब कस्टमर जो है अपना अराउंड 2000 से 3000 में अपना काम करवा रहा है मंथली। तो इस प्रकार से हमें भी ये कॉस्ट को डिटरमाइन करते वक्त ये देखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए कितना मैटर करता है। और यहाँ रिसेंटली ज़ोहो ने अपना प्राइस जो 2500 था उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया है, लेकिन किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं की, क्योंकि सबको पता है कि जो मेरा मंथली है 10,000 रुपये बच रहा है और यहाँ पे मैं अपना सिर्फ मात्र 5000 रुपये पे करके जो अपना है काम चला रहा हूँ, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। सो इस प्रकार से ज़ोहो ने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट की कस्टमर्स के लाइफ में। और यहाँ पे मैं एक आपको और एग्जांपल देना चाहूंगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स की। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी वेंडर है जो कि किसी भी रोबोट सिस्टम को इंडस्ट्री में लेके जा रहा है, वो मात्र अराउंड 50 लाख से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे कंपनी के ओनर्स जो है उनको कन्विंस करता है कि भाई देखिए कि जो मैं आपको 50 लाख में एक जो प्रोडक्ट है स्टैब्लिश करके दे रहा हूँ, लेकिन जो आप इन फ्यूचर जो है, जैसे कि ये रोबोट है ये 10 वर्कर्स का काम करेगा, तो इससे जो है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी स्पेंडिंग्स है अपने बिजनेस पे वो कम होगी। सो इस प्रकार से वो उनको कन्विंस करके आराम से अपना 10% 15% मार्जिन लेके वो 50 लाख के प्रोडक्ट को 60 लाख में भी दे सकता है। सो इस प्रकार से जैसे उसने अपने प्रोडक्ट की, अपने सॉफ्टवेयर की, वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स की वैल्यू क्रिएट की कंपनी के ओनर्स के आगे, तो उसी प्रकार से उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया।
सो सेम हमें अपनी जब कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये भी डिटरमाइन करना होता है जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है कस्टमर के लाइफ में। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो ये है कि यूज योर DMU प्रोसेस व्हाइल मेकिंग प्राइसिंग। कि प्राइसिंग करते वक्त, जैसे हमने DMU पे एक वीडियो की है कि प्राइसिंग करते वक्त आप DMU के बिहाफ पे भी अपना प्राइस जो है फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं और अपना प्रोडक्ट लेकर, वहाँ पे हर कंपनी में एक परचेजिंग हेड होता है और परचेजिंग हेड के नीचे एक परचेजिंग मैनेजर होता है और उस परचेजिंग मैनेजर को हम अपना पर्टिकुलर प्राइस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई हाँ देखिए सर कि अगर आप मेरा जो प्रोडक्ट है वो आप बाय कर रहे हैं तो मैं आपको ये इस प्राइस में दूंगा। लेकिन वहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपना थोड़ा बहुत जो है मार्जिन बढ़ाकर बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो परचेजिंग मैनेजर है वो क्या करेगा, आपको आपसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई देखो मैं काइंड ऑफ बार्गेनिंग जिसे हम कह लेते हैं कि थोड़ा बहुत कि अगर मैं खुद चल के जा रहा हूँ तो आप भी कह सकते हैं कि अगर सर आप मेरा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो मैं आपको 5% या 6% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट दे सकता हूँ। सो इस प्रकार से आप अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रख के वो एक पर्टिकुलर प्राइस है जो कि आप परचेजिंग मैनेजर को कम्युनिकेट कर सकते हो। सो इस तरह आप अपना जो प्राइसिंग है वो DMU के बिहाफ पे फिक्स कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप के साथ। ये क्या है कि अंडरस्टैंड प्राइस ऑफ कस्टमर्स अल्टरनेटिव। इसमें हमें क्या देखना होता है कि मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट है उसका जो अल्टरनेटिव है वो किस रेट पर बिक रहा है। कि अगर कस्टमर के पास हमारे प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट है सेम फीचर्स के साथ तो हो सकता है कि जो हमारा कस्टमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे जोहो है एक सॉफ्टवेयर है, अगर उसके जैसा ही एक सॉफ्टवेयर है जो उसका कंप्यूटर है मार्केट में वो सेम फीचर्स लेके कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है तो हो सकता है कि जो कस्टमर है वो सस्ते वाले प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे जोहो को क्या देखना होगा कि मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में कंपीटिटिव प्रोडक्ट आया है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने अपने कंपीटिटिव पोजीशन चार्ट में देखा था, जो मेरा मार्केट में कंपीटिटिव प्रोडक्ट आया है वो क्या डिफरेंट दे रहा है। अगर मेरे प्रोडक्ट के जो फीचर्स है तब भी उससे बेस्ट है तो मेरे को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्राइस है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट का वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कस्टमर को सस्ते रेट में सेम फीचर्स वाला कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट सर्विस या सोल्यूशन मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये भी एक बहुत ही ध्यान रखने वाला स्टेप है कि आप जब अपनी कॉस्ट को फिक्स कर रहे होते हो, जब अपने प्राइस को फिक्स कर रहे होते हो तो आपको ये भी देखना होता है कि जो मार्केट में अल्टरनेटिव है उस प्रोडक्ट का वो किस प्राइस पे बिक रहा है। और उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ स्टेप आता है वो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस। यहाँ पे जो होते हैं कि हर डिफरेंट तरह के कस्टमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह का प्राइस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे हम एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एप्पल अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है स्टार्टिंग में तो उसकी कीमत अराउंड 1 लाख या 1.5 लाख के करीब होती है। इसीलिए उन्होंने अपने मार्केट में एक बेटर इमेज सेट की है कि उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो पहले से ही बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में आते हैं और कस्टमर्स और डेफिनेटली उनको बाय भी करते हैं। दे डजंट कंसीडर एनी काइंड ऑफ हाई कॉस्ट, कि वो कॉस्ट को इतना कंसीडर नहीं करते जब वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पैसेज होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनकी प्राइसिंग कम होने लगती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है, नया अपडेट आता जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो उनका प्राइस है, उनके एप्पल फोन्स का प्राइस है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जब हम रियल एस्टेट में जाते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होता है। जैसे कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई एक प्लॉट खरीदते हैं, वो हमें सस्ते दाम में मिलता है। लाइक हमने कोई प्लॉट खरीदा वो हमें 10 लाख में मिला। जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती जाएंगी, उसकी मॉडिफिकेशन होती जाएंगी, कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, बिल्डिंग बढ़ती जाएगी, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो अलग प्राइस पे करते हैं, लेकिन जो बाद में वो बिल्डिंग को, साइट को परचेज करते हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग कस्टमर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स पे डिफरेंट अमाउंट। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे 7th स्टेप के साथ, और उसमें क्या है कि ऑलवेज हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर प्राइस। कि यहाँ पे आपको अपने प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। वो आप कैसे रख सकते हैं? आप अपने कस्टमर्स को इजी फील करवाएं, कंफर्टेबल फील करवाएं वाइल परचेजिंग। तो जब वो कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर को इजी फील करवाना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई EMI दे सकते हैं उनको, या कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप जितना आप अपने कस्टमर को इनेबल रखेंगे उतना ही वो कंफर्टेबल फील करेगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा और परचेजिंग करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज यूजली क्या करती हैं कि अपने कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट्स या नो इंटरेस्ट पॉलिसीज लेके आती है, EMI पॉलिसीज लेके आती हैं। इससे क्या करती है, वो अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रखती है और वो कस्टमर जो है कंटिन्यू परचेजिंग करता रहता है। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइसिंग में वो भी बहुत एक मस्ट होती है। और नेक्स्ट स्टेप जो है 8th स्टेप आता है, वो ये है कि ऑलवेज फिक्स हाई प्राइस इनिशियली। अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, सोल्यूशन का जो प्राइस है वो हाई रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी एक मार्केट में रेप्यूटेशन बन जाती है कि हाँ, अगर मेरा प्रोडक्ट, आप जैसे ये मोस्टली माइंड सेटअप होता है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली है
तो ऑब्वियसली वो बेस्ट इन क्वालिटी होगा। तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तभी वो जो आपका प्रोडक्ट है आपको अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हाई और हाई प्राइस पे रखना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एप्पल के प्रोडक्ट्स लेते हैं कि हम देखते हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि पहले जो अपना प्रोडक्ट है उसको 70,000 में रख दिया, फिर 80,000 और 90,000 में रख दिया। वो पहले से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख में रखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप अपना प्राइस बाद में बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली एक डिससैटिस्फैक्शन में लीड करता है। कस्टमर सोचता है कि यार कल तो मैंने ये प्रोडक्ट 10,000 में देखा था, आज ये मेरे को 15 और 20,000 में मिल रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है कस्टमर के लिए। सो स्टार्टिंग में ही आप अपना प्राइस है उस अकॉर्डिंग पे रखें, फिक्स रखें और थोड़ा हाई रखें, ताकि आप आगे जाकर अगर प्राइस को कम भी कर सकते हैं तो आपके प्रॉफिट पे उसका ज्यादा असर ना पड़े। सो ये हमने 8 स्टेप्स डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्राइसिंग करते हैं। और इसके आगे हमारा आता है प्राइसिंग का फ्रेमवर्क, कि हम अपने प्राइसिंग को फ्रेम कैसे कर सकते हैं। और इसके जो आगे स्टेप हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे चल के ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाइंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कि आपका जो बिजनेस है उसके आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर वो आपके उद्देश्य क्लियर होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, तो आप इजीली जो है आपकी प्राइसिंग जो है उस अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके आगे हमारे कुछ सब स्टेप्स आते हैं, जैसे हमें इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है क्या हमारा उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना है, या हमने सिर्फ अपनी सेल बढ़ानी है, या सिर्फ अपना बिजनेस को चलता रखना है जैसे वो पहले चल रहा है। सो अगर हमारी ये जो ऑब्जेक्टिव्स है क्लियर होंगे तो हम अपने एक प्रॉपर फेयर प्राइसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आगे स्टेप आता है वो ये है कि कॉस्ट को एस्टिमेट करना। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कि आपको देखना है कि कितनी मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, अप्रूवल कॉस्ट कितनी है। और ये सब जो फैक्टर है इसके थ्रू आप अपनी जो कॉस्ट को एस्टिमेट करके अपना जो प्राइसिंग का फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपको ये देखना होता है कि कौन से फैक्टर हैं जो आपके कस्टमर की प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको आपके कस्टमर को जानना होता है कि आपका कस्टमर किस तरह का है। आपको अपने कस्टमर की पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग, उसकी चॉइस, उसका बिहेवियर, ये सब आपको देखना होता है कि उसकी बजट कितना है और वो क्या क्या सोचता है जब वो प्राइसिंग डिसीजन लेता है। सो ये सब जो फैक्टर हैं ये आपको कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट का है एक सही और सटीक तरीके से जो प्राइस फिक्स कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपने प्रोडक्ट का कैसे कैसे जो प्राइस फिक्स कर सकते हैं, उसके स्टेप्स डिस्कस किए। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राइस है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके स्टार्टअप का। तो इसे कभी भी आप इग्नोर मत करें, कभी भी कोई रैंडम प्राइस ना मार्केट को दे। हमेशा जो अपना प्राइस है वो अपनी कोर को आपकी कोर को जस्टिस करता हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को मैं कहूँगा कि अगर आप 2-3 बार देख ले तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार से अपना जो प्राइस है उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे 1991 में कस्टमर फाइनेंस आया, उसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर्स की जो परचेजिंग थी वो एकदम से बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स का जो बाइंग रेट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब कस्टमर्स जो थे कि EMI पे मात्र 4 से 5,000 पे करके कोई भी व्हीकल बाय कर सकते थे। और कंपनीज ने क्या किया कि कस्टमर्स को इनेबल किया, अफोर्डेबल किया कि वो उनके प्रोडक्ट को EMI पे भी बाय कर सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली इसका क्या रिजल्ट आया कि वो उनकी जो सेल थी वो एक ड्रामेटिक रेंज में बढ़ी, वो एक रिमार्केबल रेंज में बढ़ी और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ऑटोमेटिकली बढ़ा। सो आज की इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।